आज नेहा को देखने के लिए लड़के वाले आए हुए थे। नेहा किचन में खाना बना रही थी। ये रहे 200 ग्राम मशरूम, 1 कप हरी मटर, 2 प्याज बारीक कटे हुए, 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच जीरा, 2 टेबलस्पून तेल, नमक स्वादानुसार और ये रहा हरा धनिया सजाने के लिए। इतने में उसकी माँ ने बाहर से आवाज लगाई, अरे नेहा, और कितना टाइम लगेगा? जल्दी से खाना ले आओ, लड़के वाले इंतजार कर रहे हैं। माँ उन लोगों से कह दो थोड़ी देर इंतजार करें, मेरे हाथों में मशीन नहीं लगी है। होने वाली देवरानी जी तो बहुत बदतमीज है, हमें ये रिश्ता करना ही नहीं है। बहू तुम सही कह रही हो, अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा? माफ कीजिएगा, मेरी बेटी थोड़ी बड़बोली है लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। खैर भाई, दूसरी तरफ नेहा मटर मशरूम बनाने लगी। चलो, अब कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका है, इसमें ये डाला मैंने थोड़ा सा जीरा, इसमें थोड़े बारीक कटे हुए प्याज डाल देती हूँ। प्याज का रंग पूरा हो चुका है, अब इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देती हूँ। अब इसमें टमाटर और कुछ गरम मसाले डाल देती हूँ। जब तक ये पक रहा है तब तक मटर के पराठे बनाने के लिए आटा गूंथ लेती हूँ। अरे 1 मिनट, वो जड़ी बूटी डालना तो भूल ही गई। नेहा ने एक पुड़िया से कोई जड़ी बूटी निकाली और वो भी मटर मशरूम की सब्जी में डाल दी। तो इस तरह 10-15 मिनट के बाद मटर मशरूम और मटर के पराठे दोनों बनकर तैयार हो गए, जिन्हें लेकर वो बाहर आ गई। लगता है आप लोग मुझे देखने नहीं बल्कि खाना खाने आए हो। अभी तक बैठे हुए हो? सासू माँ, आप क्या बेइज्जती करवाने के बाद ही चलोगी? चलो यहाँ से। अचानक मटर मशरूम की महक से एक बार फिर से सब लोग वहीं बैठ गए। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, खाना खाकर ही चलते हैं। सभी लोगों ने एक बार खाना खाना शुरू किया तो रुके ही नहीं। नेहा, तुम बोलती चाहे जैसा हो, लेकिन खाना तो बहुत अच्छा बनाती हो। मटर मशरूम की ऐसी सब्जी हमने आज तक खाए ही नहीं। वो सब तो ठीक है, लेकिन इसके बोलने का ढंग हमें पसंद नहीं आया बहन जी। आप अपनी बेटी के लिए इसके जैसा ही बड़बोला लड़का ढूंढ लीजिएगा, हम चलते हैं। नेहा की माँ उन लोगों को रोकती रही लेकिन वो लोग नहीं रुके और वापस लौट गए। अब उसकी माँ परेशान हो गई। माँ का परेशान चेहरा देखकर नेहा बोली, माँ तुम टेंशन ना लो, देखना ये लोग जल्द आएंगे रिश्ता लेकर। खैर, ऐसे ही कई दिन बीत गए लेकिन वो लोग रिश्ता लेकर दोबारा नहीं आए। फिर एक दिन, अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मैं जा रही हूँ नेहा बहू को लाने। सासू माँ, आपने बिल्कुल सही कहा, वो बोलने में भले ही ठीक नहीं थी, मटर मशरूम बहुत अच्छा बनाती है। ऐसा लग रहा है बार बार वो मटर मशरूम हमें अपनी तरफ खींच रहा है। 1 हफ्ते से मैं भी मटर मशरूम बनाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन उतना स्वादिष्ट बन ही नहीं रहा है। शाम को वो लोग एक बार फिर से नेहा के घर पहुँच गए और इस बार उन लोगों ने रिश्ता बिल्कुल पक्का कर दिया। बहन जी, हमने बहुत सोचा, फिर पता लगा कि मैं भी तो अपनी जवानी में नेहा बिटिया से ज्यादा बोलती थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं दिल की बुरी हूँ। अब हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते, 1 हफ्ते के अंदर ही शादी कर लेते हैं। नेहा की माँ बेचारी हैरान थी कि आखिर ये सब कैसे हो गया, लेकिन दूसरी तरफ वो खुश भी थी अपनी बेटी के लिए। खैर, 1 हफ्ते के अंदर ही आदित्य और नेहा की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। जैसे ही वो अपने ससुराल पहुंची वैसे ही, बहू आज से किचन की मालकिन तू है, जल्दी से मटर मशरूम बना दे। इसका मतलब आप लोगों को मेरे हाथ का मटर मशरूम पसंद आया था उस दिन? अरे नेहा, पसंद नहीं, बहुत पसंद आया था। हम तो बस इसी दिन का इंतजार कर रहे थे कि कब तुम जल्दी से हमारे घर आओ और मटर मशरूम बनाओ। क्यों माँ? अब ज्यादा सवाल जवाब मत करो, जल्दी से बहू को मटर मशरूम बनाने जाने दो। चलो देवरानी जी, मैं भी तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे नहीं भाभी, मेरे होते हुए अब आपको किचन में जाने की कोई जरूरत नहीं है। खाना बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है। देखा बड़ी बहू, तुम तो अपनी देवरानी को बदतमीज कह रही थी, पर ये तो तुम्हारे बारे में ही सोचने लगी। माँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। देवरानी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको धोखे से बदतमीज बोल दिया था। नेहा किचन में गई और एक बार फिर से मटर मशरूम बनाकर ले आई। सभी लोग खाने पर ऐसे टूट पड़े जैसे बरसों से खाया ही ना हो। सब लोगों ने पूरा खाना खत्म कर दिया। अरे नेहा, माफ करना, तुम्हारे लिए तो कुछ बचा ही नहीं। तुम खाना ही इतना स्वादिष्ट बनाती हो तो हम लोग करें भी तो क्या करें। कोई बात नहीं भैया, मैं अपने लिए जल्दी से मटर मशरूम के पराठे बना लेती हूँ। उसके बाद नेहा ने अपने लिए भी खाना बनाया और खाना पीना खाकर सब सो गए। आदित्य और नेहा की आज सुहागरात थी, लेकिन आदित्य बार बार डकार ले रहा था। नेहा, सुहागरात वाली रात दूल्हे के मन में सिर्फ दुल्हन की तस्वीर रहती है, लेकिन मेरे दिल और दिमाग पर सिर्फ तुम्हारा मटन मशरूम ही छाया हुआ है। ऐसा लग रहा है जल्दी से सुबह हो, फिर से तुम जल्दी से मटर मशरूम बनाओ और मैं खाना शुरू करूँ। देखिए, हमें अपना परिवार भी तो आगे बढ़ाना है। मटर मशरूम खाने से बच्चे पैदा नहीं होते। यही बड़बोलापन तो मुझे पसंद है नेहा। सुहागरात मनाकर दोनों सो गए।
अगली सुबह नेहा और आदित्य सो ही रहे थे, लेकिन उनके कमरे के बाहर सभी लोग गेट खटखटाने लगे। अरे बहू, जल्दी से दरवाजा खोलो, सुबह के 6 बज चुके हैं, जल्दी खोलो, अभी तक सो रही हो क्या? उनकी आवाज सुनकर नेहा की नींद खुल गई। उसने दरवाजा खोला तो देखा बाहर उनके जेठ, जेठानी, सास सब खड़े थे। अरे बहू, जल्दी से नहा धोकर किचन में जाओ और हमारे लिए मटर मशरूम बनाओ। भूख की वजह से हमारी हालत खराब है। रात भर हम सपने में मटर मशरूम ही देखते रहे हैं। सासू माँ, आप लोग चलिए, मैं बस 1 घंटे के अंदर मटर मशरूम बनाकर देती हूँ आप लोगों को। नेहा ने नहा धोकर फिर से मटर मशरूम बनाए और अपने ससुराल वालों को खिला दिया। दोपहर में गांव के कुछ मेहमान आए, उन्हें भी नेहा ने मटर मशरूम ही बनाकर खिलाया। उस दिन के बाद जो भी उनके घर आता था, हर कोई मटर मशरूम ही खाता था। उसके ससुराल वाले दिन में कम से कम 10 बार मटर मशरूम उससे बनवाने लगे। अब नेहा इस बात से परेशान हो गई। फिर एक रोज उसने अपनी सहेली को अकेले में छत पर जाकर फोन किया। यार, उस जड़ी बूटी ने तो कुछ ज्यादा ही असर कर दिया है। मैं सिर्फ मटर मशरूम ही बना पाती हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ भी बनाना नहीं आता। इसी वजह से मैंने तुझसे वो जड़ी बूटी ली थी, ताकि इन लोगों को मटर मशरूम की आदत पड़ जाए, क्योंकि मुझे तो कुछ और बनाना आता नहीं। लेकिन ये लोग तो दिन में 10-10 बार मुझसे मटर मशरूम बनवाते हैं। मैं पागल हो जाऊंगी ऐसे तो। इतने में वहां पर उसकी जेठानी आ गई। उसे देखते ही नेहा ने फोन कट कर दिया। फोन कट करने से कोई फायदा नहीं देवरानी जी, मैंने सब कुछ सुन लिया है। तभी मैं सोचूं कि हम लोग मटर मशरूम के लिए इतने पागल क्यों हो गए। सारा कमाल उस जड़ी बूटी का था। भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज इस बारे में किसी को भी मत बताना। दरअसल मुझे मटर मशरूम के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता, इसीलिए मैंने ये सब किया। चिंता मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन अपनी सहेली से फोन करके कोई ऐसी जड़ी बूटी मंगा लो ताकि उसका असर हमारे ऊपर से खत्म हो जाए, क्योंकि ज्यादा मशरूम खाना हमारे पाचन तंत्र के लिए नुकसान भी कर सकता है। रही बात खाना बनाने की, तो मैं तुम्हें बाकी खाना भी बनाना सिखा दूंगी। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मुझे बचा लिया। अपने बनाए जाल में मैं ही फंस गई थी। नेहा अपनी जेठानी के साथ अपनी सहेली से मिली और उससे जड़ी बूटी लेकर आई। रात के खाने में उसने वही जड़ी बूटी मिला दी। अब उन लोगों के सर से धीरे धीरे मटर मशरूम का भूत उतरने लगा। अब नेहा और उसकी जेठानी मिलकर अच्छे अच्छे और भी पकवान बनाने लगी और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगी। संध्या की शादी एक बड़े और संपन्न परिवार में हुई थी। वो एक साधारण और गरीब घर से आई थी, जहां पनीर जैसे महंगे व्यंजन कभी कभार ही बनते थे। अब ससुराल में उसे अपनी नई जिम्मेदारियों को निभाना था और वहां के रीति रिवाज को समझना भी था। उसकी सास और जेठानी बड़े शौक से तरह तरह के पकवान बनाती थी और संध्या को लगने लगा था कि उसे इन सभी में खुद को साबित करना होगा। एक दिन ससुराल में खास मेहमान आने वाले थे। सुबह होते ही संध्या की सास ने उसे अपने पास बुलाया और बोली, संध्या, आज मेरी कुछ खास सहेलियां आ रही हैं, तुम पनीर चावल बना लो, हमारे यहाँ ये बहुत पसंद किया जाता है। मम्मी जी, आप संध्या को बोल रहे हो पनीर चावल बनाने के लिए? आपको पता भी है संध्या किस घर से आई है? वहाँ पनीर जैसी महंगी सब्जी शायद ही कभी आई होगी। क्यों संध्या, मैं ठीक कह रही हूँ ना? भाभी, जब कभी दिवाली का त्योहार या फिर किसी मेहमान वगैरह ने आना होता है तो हमारे घर पनीर की सब्जी बनती है। शाही पनीर, मटर पनीर वगैरह हम बनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। संध्या की बात सुनकर उसकी जेठानी मधु जोर से ठहाका लगाकर हंसती है। क्या कहा? तीज त्योहार और मेहमानों के आने पर पनीर बनता है? हमारे घर तो पनीर की सब्जी रोजाना ही बनती है। ये तो तुम देख ही रही होगी कि हमारे घर के फ्रिज में पनीर हमेशा ही रखा रहता है। हम शाही लोग हैं, हमारे यहाँ पनीर ऐसे ही खा लेते हैं। मम्मी, मैं तभी बोल रही थी, इसे पनीर चावल बनाने की जिम्मेदारी मत दो। मधु, अगर मैं इसे आज अपने घर के स्टैंडर्ड के बारे में नहीं बताऊंगी तो फिर ये तो गरीबों वाली हरकतें हमेशा ही करती रहेगी। मैंने बोल दिया है, पनीर चावल अब संध्या ही बनाएगी। आखिर इसे भी तो पता चले, अमीर खानदान की बहू बनने के बाद वहाँ के स्टैंडर्ड का भी बनना पड़ता है। सास की बातें सुनकर संध्या थोड़ी उदास हो जाती है। उसकी क्या गलती थी अगर वो एक गरीब घर की लड़की थी? आशीष ने संध्या से लव मैरिज की थी क्योंकि वो संध्या को बहुत पसंद करता था। संध्या, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। तुम बहुत बढ़िया पनीर चावल बनाओगी, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। मम्मी जी, देखा, आशीष संध्या की हेल्प करने वाला है पनीर चावल बनाने में। कल तक तो ये 1 गिलास पानी भी खुद से लेकर नहीं पीता था और आज देखो किचन में संध्या की हेल्प करने के लिए बोल रहा है। पनीर चावल बनाने में संध्या की कोई हेल्प नहीं करेगा। आशीष, तुम जाकर अपना काम करो। और हाँ, रामू, शांति, तुम दोनों भी संध्या की कोई मदद नहीं करोगे। तुम दोनों आज जाकर के बगीचे की साफ सफाई का काम देखो।
रसोई की सारी जिम्मेदारी संध्या के ऊपर रहेगी। संध्या 8 बजे तक मेहमान आ जाएंगे, तब तक पनीर चावल बन जाने चाहिए, ठीक है? जी, मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छा कर पाऊं। संध्या को लगा था शादी के बाद उसकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, पर ऐसा कुछ भी नहीं था। संध्या के साथ तो उसकी सास और जेठानी बिल्कुल पराया व्यवहार कर रही थी, पर संध्या ने हिम्मत नहीं हारी। उसने खुद से वादा किया था कि वो अपना बेस्ट देगी। संध्या ने मन ही मन खुद को संभाला और तय किया कि वो इस परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करेगी। वो किचन में गई और पनीर चावल बनाने की तैयारी शुरू की। उसने चावल धोकर भिगो दिए और पनीर के टुकड़े काटने लगी। तभी जेठानी मधु ने आकर देखा कि संध्या पनीर फ्राई कर रही है। मधु को लगने लगा था कि संध्या पनीर चावल जरूर बना लेगी, इसलिए उसके मन में संध्या के लिए जलन पैदा हो गई। वो नहीं चाहती थी कि संध्या इतनी आसानी से अपनी जगह इस घर में बना ले। मुझे कुछ न कुछ तो गड़बड़ करनी ही पड़ेगी ताकि संध्या की नाकामयाबी सबके सामने आए। संध्या, तुम्हें मम्मी बुला रही हैं, जरा देखो तो। जी भाभी, मैं अभी जाती हूँ। संध्या के रसोई से जाते ही मौका देखकर मधु ने पनीर में ढेर सारा नमक डाल दिया और चुपचाप बाहर चली गई। पर संध्या ने जब पनीर को मसाले में डालना शुरू किया, हे गणेश जी, माँ कहती है कि किसी भी शुभ काम से पहले यदि आपको याद किया जाए तो आप सारे विघ्न हर लेते हो और काम को संपूर्ण करते हो, इसलिए मैं आपको याद करके पनीर चावल बना रही हूँ। मुझे आशीर्वाद देना कि सब कुछ अच्छे से हो, पनीर चावल स्वादिष्ट बन जाए, कोई भी गड़बड़ ना हो गणपति जी। ये तो सत्य है, कभी भी किसी मंगल कार्य की शुरुआत से पहले प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की आराधना कर ली जाए तो फिर विघ्नहर्ता गणेश जी हमारे सारे विघ्न हर लेते हैं और कार्य को सिद्ध करते हैं। मसाले डालते समय संध्या ने सोचा क्यों ना थोड़ा पनीर को टेस्ट कर लिया जाए, पर उसने जैसे ही पनीर का एक टुकड़ा चख कर देखा तो वो घबरा गई। हे भगवान, पनीर में नमक कैसे तेज हो गया? मैंने तो सिर्फ मसाले में ही पनीर डाला है, फिर नमक पनीर में कैसे पहुंच गया? मैं ऐसी गलती नहीं कर सकती, कहीं अनजाने में मैंने 2 बार नमक तो नहीं डाल दिया। चावल डालकर भी नमक कम नहीं होगा, मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा। संध्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। मेहमानों के सामने शर्मिंदा होने का डर उसके मन में भर गया था, पर संध्या ने घबराने की बजाय शांत होकर समाधान ढूंढा। उसने जल्दी से पनीर के कुछ टुकड़े पानी में डाले ताकि अतिरिक्त नमक निकाल सके। फिर उसने बाकी मसाले का स्वाद संतुलित करने के लिए टमाटर और थोड़ी दही डालकर ग्रेवी तैयार की। काफी मेहनत के बाद संध्या ने पनीर चावल में नमक बैलेंस कर ही लिया। अब पनीर चावल में नमक बिल्कुल ठीक हो गया है। मुझे लग रहा है ये चावल ठीक बने होंगे, बस बाहर सबको पसंद आ जाए। खाने की मेज पर संध्या की सास की सारी सहेलियां बैठी हुई थीं। संध्या पनीर चावल सर्व करती है। क्या बात है उषा बहन जी, आपकी छोटी बहू ने लगता है पनीर चावल बहुत टेस्टी बनाए हैं। खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। उषा बहन जी, आपके घर के पनीर चावल हमें बहुत पसंद है। आज तो पनीर चावल देखकर भूख ज्यादा ही लग गई। और वैसे भी आपकी नई बहू ने पनीर चावल बनाए हैं तो बहुत बढ़िया ही बने होंगे। बड़ी बहू के हाथ के तो हमने कई बार खाए हैं, आज छोटी बहू के हाथ के भी खाकर देख लेते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैंने ये पनीर चावल स्पेशल तुम सबके लिए ही बनवाए थे, मुझे पता था ये तुम सबको बहुत पसंद आएंगे। जैसे ही सबने पनीर चावल खाए, सबके चेहरे पर एक खुशी आ गई। वाह, बहुत बढ़िया संध्या, तुमने परफेक्ट पनीर चावल बनाए हैं। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पनीर में नमक तेज कर दिया था, फिर पनीर चावल इतने टेस्टी कैसे बन गए? संध्या बहू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने पहली बार में ही इतने अच्छे पनीर चावल बनाए हैं। तुमने मेरा और मेरी सहेलियों का दिल जीत लिया है। वाकई में उषा बहन जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, पनीर चावल बहुत टेस्टी बने हैं बेटा। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू गणेश जी, ये सब आपके कारण ही अच्छा हुआ है। कुछ देर बाद जब संध्या की सास की सहेलियां चली जाती हैं, तब संध्या अपनी जेठानी के कमरे में आती है। भाभी, मुझे पता है आपने जानबूझकर मुझे रसोई से बाहर भेजा था, मम्मी जी ने मुझे नहीं बुलाया था। बस मैं इतना कहना चाहूंगी कि प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, अगर नफरत दोगे तो मेरी तरफ से भी आपको नफरत ही मिलेगी। मुझे सब पता है पनीर चावल में गड़बड़ आपने की थी, पर गणेश जी ने मेरे सारे काम ठीक कर दिए। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम को दूर कर दिया। बस मुझे आपसे यही कहना है कि आप मेरे से प्लीज कोई ईर्ष्या भावना मत रखो, क्योंकि ईर्ष्या व्यक्ति के चरित्र को बर्बाद कर देती है। और आप मेरी जेठानी हो, इस घर की बड़ी बहू हो, इसलिए आपको समझाना मेरा फर्ज है। संध्या अपने दिल की बात कहकर मधु के कमरे से बाहर आ जाती है। घर में सब लोग संध्या के हाथों के पनीर चावल की बहुत प्रशंसा करते हैं। कहीं न कहीं मधु बहुत शर्मिंदा थी कि उसने संध्या के साथ गलत किया था।
जिससे उन दोनों देवरानी जेठानी के रिश्ते में कहीं न कहीं थोड़ी सी दूरी आ गई थी। इसलिए मधु ने समय के साथ इस दूरी को मिटाना ही ठीक समझा। संध्या की सास ने भी उसे अब गरीबी के नाम पर ताने देना बंद कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि संध्या बहुत अच्छी बहू है